हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में, उसके बाद यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, फिर हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ मेटल के बारे में जानते हैं, फिर नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। तो पहला यूज क्या है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर, यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल जो होता है इसका यूज वायर बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाता है। दूसरा है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, यानी कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के जो क्या होंगे, मेटल होंगे, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फिर तीसरा यूज आ जाता है जिंक मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, यानी कि कोरोजन से बचाने के लिए जो प्रिवेंशन के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, तो उसमें भी मेटल का यूज किया जाता है, दैट इज जिंक मेटल। 3 यूज हो गया। फिर चौथा यूज हम लोग देखते हैं द मेटल मर्क्यूरी इज यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोमीटर, यानी कि मेटल जो होगा मरकरी, इसका यूज थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। थर्मामीटर क्या है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। उसके बाद 5वां यूज देखिए, लीड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार बैटरीज, यानी कि लीड जो एक मेटल है इसका यूज किया जाता है कार के बैटरीज को बनाने में। उसी तरह फिर छठा यूज, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यानी कि सिल्वर और गोल्ड मेटल जो है इसका यूज ज्वेलरी यानी कि ऑर्नामेंट्स, यानी कि श्रृंगार के सामान को, आभूषणों को बनाने में किया जाता है, सिल्वर और गोल्ड मेटल का यूज। तो दोस्तों, तो ये था आपको मेटल्स का यूज। तो और भी बहुत सारे मेटल है नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं, तो सभी मेटल का अपना अलग अलग यूज हो सकता है। इसमें मैंने कुछ खास मेटल्स के बारे में आपको बताया था। यदि और मेटल्स के बारे में जानना है तो उसके लिए फिर आप और मेटल्स के बारे में उसका यूज जान सकते हैं। फिर आगे आ जाता है यूज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का यूज। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी, यानी कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल का रूप दिया गया है उसको, और इसका यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? तो ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो वेजिटेबल ऑयल रहता है, यानी कि वनस्पति तेल, उसको घी बनाने के लिए हाइड्रोजिनेशन किया जाता है हाइड्रोजन का, तो इसमें हाइड्रोजन का यूज होता है। फिर कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल, यानी ये कार्बन जो नॉन मेटल है ये, उसका यूज किया जाता है ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए। फिर तीसरा आ जाता है आपको सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फर जो है इसका यूज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में करते हैं। फिर चौथा, नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि नाइट्रोजन जो है इसका यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं? फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने में। प्रिजर्व करने का मतलब कि बचाने में, बचाने का मतलब कि उसको, जैसे रेंसिडिटी हुआ, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि रेंसिडिटी के कारण फूड क्या होता है? खराब हो जाता है, और इसके कारण उसमें से बैड स्मेल आने लगते हैं। तो नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, तो उसमें एक यूज था नाइट्रोजन का, तो वही नाइट्रोजन का यूज किया जाता है फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने में। फिर 5वां है नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर, यानी कि नाइट्रोजन का यूज अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर, ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज। अब हम दोस्तों देखेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है वह 2 तरीके से होता है। पहला, मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ, दूसरा नॉन मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ।
तो क्या होता है इसमें, सो अब हम लोग इस केस को देखेंगे और इसी से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल से, जब मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल से तो इट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड। यानी कि जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। दैट इज इट फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसमें आयोनिक बॉन्ड होगा ही होगा। यानी कि मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा और आयोनिक कंपाउंड बनाने के कारण आयोनिक बॉन्ड होगा। उसी तरह जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और कोवैलेंट कंपाउंड्स इसमें ही रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को अब ये बात जान लिए कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब नॉन मेटल के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आपको एक बात याद होगा, 9th में आप पढ़े थे आयंस, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसपे पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज हो उसको आयंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आयन दो तरह के होते हैं, एक कटायन और एक अनायन। कटायन में क्या होता था कि पॉजिटिव चार्ज होता था जिस एलिमेंट पे उसको कटायन कहते थे, और निगेटिव चार्ज जिस पे होता था उसको क्या कहते थे, अनायन कहते थे। ये बात आपको याद रख लेना है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, तो द फोर्स विच लिंक्स एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऐसा फोर्स है केमिकल बॉन्डिंग जो कि दो एटम्स को मिला के एक बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि बांध देना, मिला देना, यानी कि सम अप कर देना, जोड़ देना। तो ये उसको जोड़ देता है दो एटम्स को और उसको मॉलिक्यूल्स में बना देता है। इसी को हम लोग बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसा फोर्स जो एटम्स को लिंक करके मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दे उसको हम लोग बॉन्ड्स कहते हैं। तो आखिरकार ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, इसका भी ये भी बात हम लोग को जानना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग का कॉज ये होता है कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी दुनिया की ऑब्जेक्ट जो यदि न्यूटन के लॉ के अनुसार जो रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहना चाहती है और जो मोशन में है वह मोशन में ही रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि सभी आदमी के अंदर या फिर किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक प्रवृत्ति होता है कि वह रेस्ट में रहना चाहता है। तो रेस्ट में जब रहना चाहेगा तो रेस्ट में रहने के लिए उसको एलिमेंट्स को जब रिएक्ट करते हैं तो उनको क्या होना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उनको स्टेबल होना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है दोस्तों। तो एलिमेंट्स को जब स्टेबल होना पड़ता है रिएक्शन के बाद कंपाउंड्स बना के स्टेबल होने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी तरह के मतलब कि कोई भी एलिमेंट जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके आयोनिक कंपाउंड बनाए तो दोनों मिले और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और उसके बाद वो स्टेबल हो गया। यानी कि स्टेबल होने का क्या मतलब कि नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, इनर्ट गैस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनर्ट गैस क्या होता है। तो इनर्ट गैस एक गैस है, मतलब कि ये एक समझिए तो एक रो में आता है जो कि आपको ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम, आर्गन, ये सब। तो ये आपको जो है ये आपको इनर्ट गैस के क्राइटेरिया में आते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, क्योंकि इनर्ट गैस किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो इसीलिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कोई भी एलिमेंट हमेशा प्रयास करता है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाए। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स पर। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया था कि दो तरह के बॉन्ड फॉर्म हुए थे,
आयोनिक और कोवेलेंट, तो इसी हिसाब से इसके टाइप्स हुए आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में। एक एटम से दूसरे एटम में, इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम से दूसरे एटम में, तो इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है Na+Cl। Na ये एग्जांपल था नॉर्मली इस चीज को दिखाने के लिए कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो जैसे कि यहाँ पे Na है, सोडियम और क्लोरीन को मिलाया गया तो सोडियम क्लोराइड बनाया है NaCl। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो देखिए जैसे ये Na है तो सोडियम कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 11 नंबर पे आता है। तो यदि हम लोग इसको क्या बना दें, इसका सेल बनाए, तो देखिए पहला सेल में कितना एलिमेंट 2 होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। उसके बाद दूसरा सेल में 8 होगा और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके पास अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, क्योंकि ये मेटल है तो गेन नहीं करेगा, लूज ही करेगा। उसी तरह Cl है तो क्लोरीन 17वें नंबर पर आता है, और जब 17वें नंबर पर क्लोरीन आता है तो इसके पास 8 तो 10, 10 7 17, यानी कि 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब 2 8 7 बनता है तो लास्ट सेल में कितने एलिमेंट, 7। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डॉट से दिखा देते हैं, 7 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए अब Na और Cl, तो इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए इनर्ट गैस कन्फिगुरेशन पाने के लिए। तो देखिए हीलियम, नियोन और आर्गन। तो आर्गन आता है कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, और हीलियम नियोन आता है आपको 10 नंबर पे। तो इसको ये 17वां नंबर पे है तो इसको 1 चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 18वां नंबर का, यानी कि इनर्ट होने के लिए। उसी तरह ये Na जो है तो ये 11वां नंबर पे है, तो ये 1 लूज कर देगा तो ये नियोन पर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप अब सोच रहे होंगे कि ये आर्गन पे क्यों नहीं गया ये सोडियम, तो वो आर्गन पर इसके लिए नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा साथ किसी से लेने के लिए, और साथ कोई देगा भी नहीं, क्योंकि क्लोरीन साथ दे नहीं सकता है बल्कि साथ ले सकता है। और जो भी साथ में आएंगे आपको वो नॉन मेटल के क्राइटेरिया में आ जाएंगे, तो इसके लिए साथ कोई दे भी नहीं सकता है, ये भी बात है। तो इसके लिए साथ की इसे लेगा भी नहीं, तो ये 1 क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जब ये 1 लूज करेगा तो क्लोरीन का कितना पुर जाएगा, 8 पुर जाएगा। तो लास्ट ऑक्टेट में जब 8 पुर जाता है तो वो क्या हो जाता है, इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट ऑक्टेट में जब 8 पुर गया तो देखिए लास्ट ऑक्टेट में इसका 8 पुर गया, और जब ये 1 हटा देगा तो इसका भी तो 10 ही बच जाएगा। मतलब कि लास्ट ऑक्टेट में से इसका भी यदि 1 हट गया तो इसका भी 10 ही बच जाएगा। तो इस तरह दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। यानी कि ये अपना 1 इसको दे दिया तो ये भी इनर्ट गैस में बन गया और ये भी इनर्ट गैस में बन गया, लेकिन रिएक्ट होकर दोनों सोडियम क्लोराइड बना दिया, क्योंकि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों। तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर करना, इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड में जो आयोनिक कंपाउंड जिसका कि मैंने चर्चा आपको यहाँ पर किया था आयोनिक कंपाउंड का, तो वो क्या होता है। तो देखिए आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आयोनिक बॉन्ड के कंटेनमेंट से बना हुआ होता है। कैसे, तो देखिए द कंपाउंड कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड्स इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, यानी कि वैसे कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं उनको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा वो आयोनिक कंपाउंड होगा, यानी कि जिसमें एक एटम से अनदर एटम में ट्रांसफर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आयोनिक और कोवेलेंट में जब मैं आपको बताऊंगा तो यही अंतर हो जाता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयोनिक बॉन्ड में, और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको मैं जब आपको बताऊंगा तो वो भी इसी तरह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले आयोनिक कंपाउंड को देख लीजिए। आयोनिक कंपाउंड क्या था? तो आयोनिक कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड मिला हो उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जैसे कि NaCl, यानी कि नमक जो होता है कॉमन साल्ट जो हमारे घर में आता है, तो ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है दोस्तों। उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसके पास हाई मेल्टिंग, पिघलने का और गर्म होने का हाई पॉइंट होता है। आप देखिएगा नमक को कभी टेस्ट करके, यानी कि गर्म करके आप देखिएगा नमक को, तो आपको ये न जल्दी गर्म होगा और न ही जल्दी ये पिघलेगा। उसके बाद इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा आयोनिक कंपाउंड जो होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप पानी में नमक को मिला दीजिए और उसके बाद करंट उससे पास कराइएगा और कोई बॉल लगाइएगा तो वो बॉल जल जाएगा। तो इसलिए इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फिर चौथा है दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं यह वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, यानी कि पानी में घुल भी जाते हैं आसानी से। तो ये था आयोनिक कंपाउंड के बारे में। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, तब दोनों का फिर कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कि ये क्या होता है। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आयोनिक में क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था। और इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। वो शेयर करके इसको बनाया जाता है, ना कि फुल्ली एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एलिमेंट, यानी कि दो सेम एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म हो रहा है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी कारण से ये बॉन्ड जो है दो सेम एलिमेंट के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ क्लोरीन का। क्लोरीन का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो क्लोरीन में मैंने आपको बताया था कि 7 होते हैं, इस तरह से 7, और इसमें भी 7। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्लोरीन हुआ 7, तो इसमें क्या होगा कि जब ये एक साथ लिखा जाएगा, जैसे कि Cl, ये दोनों जब जुटेगा, जब Cl2 बनाना होगा, एक मॉलिक्यूल बनाना होगा, ये अभी एटम है, ये भी एटम है, तो ये कैसे हो जाएगा कि Cl और इधर भी क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि आपको ये 7 इसको 8 चाहिए था, तो इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, इधर साइड रहने दीजिए, यहाँ पर 1 कर देते हैं, इसमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 कर देते हैं। देखिए अब इसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिंगल बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन हो गया? क्योंकि इसको अब हम लोग पूरा होल आउट में सर्किल करते हैं। तो जैसे कि देखिए एक क्लोरीन है हमारा, तो एक क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसी तरह ये दूसरा जो क्लोरीन है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ था कि NaCl में पूरी जो है सारा Na जो है अपना सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया था क्लोरीन को, तो ये 8 हो गया था। लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे से मिल के ही
शेयर करके ही और ये एक बॉन्ड बना लेता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, पहला सिंगल, दूसरा डबल और तीसरा ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया क्लोरीन से यहाँ पर। उसके बाद आप डबल बॉन्ड का देखते हैं। तो डबल बॉन्ड में आपको ऑक्सीजन आ जाता है। डबल बॉन्ड में आप पहले जान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की इसको कमी थी, इसके पास भी 7 थी, इसके पास भी 7 था, तो दोनों के पास एक का कमी था, तो दोनों एक एक शेयर कर लिया, यानी कि वो उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, दोनों शेयर करके मिल बांट के अपना काम दोनों बना लिया। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। देखिए डबल का मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जैसे कि O2 बनाना होगा, तो देखिए ऑक्सीजन जो है इसके पास आपको 2, 2, 4, 2, 6 आउटर मोस्ट लेयर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो जब इसका हम लोग सेल बनाते हैं तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आपको पता है। तो पहला में 2 को पुट करेंगे और दूसरा में जो बच गया 8 में से 2 घट गया तो 6 बचेगा, दूसरा में 6 होगा। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। फिर इधर साइड प्लस ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है हमारा, तो दोनों ऑक्सीजन को जब जोड़ेंगे तो ये ऐसे बनाएगा। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको कितना चाहिए था दोस्तों? इसको 2 चाहिए था और इसको भी 2 चाहिए था। तो ये इससे 2 ले लिया और ये इससे 2 ले लिया। तो यानी कि दोनों 2-2 का ट्रांसफर करके, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये उसी चीज को दर्शाता है। तो दोनों 2-2 का ट्रांसफर करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इसी तरह आपको नाइट्रोजन जो है वो 3-3 का ट्रांसफर करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो दोस्तों ये था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो ये ऐसा कंपाउंड होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को कंटेन करता है। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को कंटेन करता है। तो जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होगा। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड के सीधे उल्टा होता है। जैसे दीज आर यूजुअली लिक्विड और गैस, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, नहीं तो गैस फॉर्म में होंगे। जैसा कि हम लोगों ने आयोनिक में देखा था तो वो सॉलिड फॉर्म में होता था। फिर दूसरा देखते हैं दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह लो होता है। जबकि आयोनिक में क्या होता था कि दोनों हाई होता था। फिर तीसरा देखते हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, जबकि वो पानी में सॉल्युबल होता था। उसके बाद चौथा दे डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जबकि आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, यानी कि आयोनिक और कोवेलेंट दोनों एक दूसरे के सीधे उलट है, सीधे उल्टा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है। उसी में मैंने आपको पूरा आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ही बताया है। तो एनसीईआरटी में चूंकि खास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कोई खास चर्चा नहीं है, लेकिन अगला चैप्टर में जब आप पढ़िएगा तो यानी कि कार्बन डेट्स कंपाउंड में, तो उसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड ये सब के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है, ताकि आपको अगले चैप्टर में थोड़ा आसानी होगा। और इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को और डीपली समझने के लिए आप अगले चैप्टर में जाएंगे, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सब कुछ बता दिया। मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, सभी कुछ बता दिया है दोस्तों। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा और वही वीडियो हमारा लास्ट होगा। तो धन्यवाद।